बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज MCQ टेस्ट 4 में हम जनरल साइंस का टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए टेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मायोपिया इज अ डिजीज कनेक्टेड विद विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मायोपिया जिस्म के किस हिस्से की बीमारी है? ऑप्शंस हैं ए ईयर्स, बी आइज, सी लंग्स एंड डी इज ब्रेन। मायोपिया जिस्म के किस हिस्से की बीमारी है? कान की, आंख की, लंग्स की या ब्रेन की? तो इसका आंसर यह है कि मायोपिया आइज की बीमारी है, मायोपिया आंखों की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 2, ल्यूकीमिया इज अ डिजीज ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ल्यूकीमिया जिस्म के किस हिस्से की बीमारी है? लंग्स की है, ब्लड की है, स्किन की है या नर्व्स की है? ल्यूकीमिया जिस्म के किस हिस्से की बीमारी है? फेफड़ों की, खून की, हमारी स्किन की या नर्व्स की? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर इज ल्यूकीमिया ब्लड की डिजीज है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। शॉर्ट साइटेडनेस किस तरीके से दूर की जा सकती है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए कन्वेक्स लेंस लगाने से, बी कनकेव लेंस लगाने से, सी कन्वेक्स कनकेव लेंस लगाने से या डी कनकेव कन्वेक्स लेंस लगाने से। शॉर्ट साइटेडनेस कैसे दूर की जा सकती है? नज़र की कमज़ोरी किस तरीके से दूर की जा सकती है? दूर की नज़र कैसे करेक्ट की जा सकती है? ऑप्शन है ए कन्वेक्स लेंस लगाने से, बी कनकेव लेंस लगाने से, सी कन्वेक्स कनकेव लेंस लगाने से या डी कनकेव कन्वेक्स लेंस लगाने से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, शॉर्ट साइटेडनेस कनकेव लेंस लगाने से दूर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ट्रैकोमा जिस्म के किस हिस्से की बीमारी है? नंबर ए लिवर, ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी किडनीज एंड ऑप्शन डी आईज। ट्रैकोमा जिस्म के किस हिस्से की बीमारी है? लिवर की, लंग्स की, किडनीज की या आइज की? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है, ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ डार्क रूम फ्रॉम ब्राइट लाइट ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर अ लिटिल व्हाइल बिकॉज। जब हम रोशनी से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ अरसे के लिए हमें नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। इसकी क्या वजह है? ऑप्शन है हमारे पास, ए आई इज अनएबल टू एडजस्ट इटसेल्फ इमीडिएटली, बी रेटिना बिकम्स इनसेंसिटिव मोमेंटरीली, सी iris is unable to dilate the pupil immediately, and D distance between the lens and retina take time to adjust। जब हम रोशनी से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र नहीं आती, कुछ देर बाद नज़र आना शुरू होती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे आयरस इज़ अनएबल टू डायलेट द प्यूपल इमीडिएटली। तो आयरस हमारा जो है वो हमारे आंखों की पुतलियों को फौरी तौर पर जो है वो डायलेट नहीं कर पाता, तो उसे कुछ टाइम लगता है डायलेट करने में। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 इज, द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट व्हाइल इट अपीयर्स वाइट एट नून। सूरज तुलू होते वक्त और गुरूब होते वक्त हमें रेड नजर आता है, जबकि दिन के टाइम पे ये वाइट नजर आता है, दोपहर को ये वाइट नजर आता है। तो इसकी क्या वजह है? ऑप्शन क्या है आपके पास? ए रिफ्रैक्शन है लाइट की, बी इट इज कूलर एट सनराइज एंड एट सनसेट, सी ऑफ डिफ्रैक्शन लीडिंग टू रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ड्यूरिंग द अर्थ, या डी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स।
सूरज हमें सुबह के वक्त और शाम के वक्त रेड नजर आता है, जबकि दिन को ये वाइट नजर आता है। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स। के सुबह के वक्त और शाम के वक्त एक तो डस्ट होती है और दूसरा जो एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हवा में होते हैं। तो इस वजह से हमें लाइट जो है वो स्कैटर्ड नजर आती है, डस्ट की वजह से और एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से। क्वेश्चन 7 है, द आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन सी, हाउ मच ऑफ इट्स मास विल रिमेन अबव द सरफेस ऑफ वाटर। अगर एक आइसबर्ग समुद्र में फ्लोट कर रहा हो तो उसका कितना हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर होगा और कितना हिस्सा पानी के नीचे होगा। तो पूछा गया है पानी के ऊपर वाला हिस्सा, कि ऊपर वाला हिस्सा पानी का कितना होगा। ऑप्शन है 1/10, बी 1/5, सी 1/4 एंड डी 1/3। तो इसका आंसर है कि जब एक आइसबर्ग समुद्र में फ्लोट कर रहा हो तो उसका 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर होता है, वो फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, और बाकी 9/10 हिस्सा जो है वो पानी के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमोस्फियर इज कंसंट्रेटेड इन द। हवा में जो ओजोन है, एटमोस्फियर में जो ओजोन है वो कहां पे कंसंट्रेट हुई है। ए मेसोस्फियर में, बी ट्रोपोस्फियर में, सी स्ट्रेटोस्फियर में और डी आइनोस्फियर में। ओजोन की कंसंट्रेशन किस स्फीयर में है? मेसोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में या आइनोस्फियर में। तो इसका करेक्ट आंसर इज कि जो ओजोन है उसकी कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फियर के अंदर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 9 इज, टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया बिकॉज। टीवी की नशरियात बहुत दूर तक दिखाई नहीं देती, उसका सिग्नल बहुत थोड़े अरसे बाद खत्म हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ऑप्शन ए क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ टीवी वेव्स इज वेरी लिमिटेड, कि टीवी की जो वेव्स हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत थोड़ी होती है। बी पिक्चर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड क्लियरली आफ्टर अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, कि कुछ मखसूस डिस्टेंस के बाद उसकी पिक्चर जो है वो क्लियरली ट्रांसमिट नहीं हो सकती। सी द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, कि ज़मीन की जो शक्ल है वो स्फेरिकल है और वो सिग्नल जो है वो उस स्फेरिकल बॉडी में से नहीं जा सकते। और डी इज द एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ लाइट एंड साउंड वेव्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। तो अर्थ की शेप जो है ये स्फेरिकल है, इसलिए टीवी सिग्नल जो है वो उस स्फेरिकल अर्थ को कवर नहीं करके जा सकते और वो उनके दरमियान हिंड्रेंस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ। जो बैट्स हैं, चमगादड़े हैं, ये अंधेरे में भी उड़ सकती हैं। तो अंधेरे में उड़ने की इनके अंदर जो सलाहियत है वो किस वजह से है? नंबर 1 बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट वेव्स, ऑप्शन बी इज अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्शन डी इज स्पेशल रेटिना ऑफ बैट्स। कि उसकी वजह क्या है? बैट्स, चमगादड़ें अंधेरे में किस लिए उड़ सकती हैं? क्या उसकी वजह अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या स्पेशल रेटिना ऑफ बैट्स हैं? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का बी, कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से वो उड़ सकती हैं। वो अपने आवाज़ निकालती हैं एक, और वो आवाज़ जब टकरा के वापस आती है तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि सामने कोई हिंड्रेंस है, तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 11, in order to prevent the corrosion of iron pipes, they are often coated with a layer of zinc. This process is termed as। लोहे के पाइप को जंग लगने से बचाने के लिए उनके ऊपर एक और लेयर कोट कर दी जाती है, वो जिंक की लेयर उनके ऊपर कोट कर दी जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी इज एनीलिंग, ऑप्शन सी इज गैल्वानाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज वोल्कनाइजेशन। लोहे को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर एक लेयर जिंक की लगा दी जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग या एनीलिंग
या गैल्वेनाइजेशन या वुल्कानाइजेशन। तो इसका सही जवाब है कि जब हम लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक कोट करते हैं जिंक का, उसको प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिटर्जेंट डिसॉल्व्ड इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लोथ्स बाय। जब हम किसी पाउडर को मिक्स करते हैं पानी के अंदर धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट को, तो वो कपड़े कैसे धोता है, वो मैल कैसे निकालता है कपड़ों से, उसका वजह क्या है? तो ऑप्शन जो है हमारे पास, ए इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, बी रिएक्टिंग केमिकली विद डर्ट, सी रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, डी डिसॉल्विंग डर्ट। तो डिटर्जेंट या कपड़े धोने वाले पाउडर्स, जैसे ये सर्फ टाइप के पाउडर्स हैं, वो कपड़े को किस तरीके से धोते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, क्या पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, रिएक्टिंग केमिकली विद डर्ट, क्या वो डर्ट के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, या रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, या डिसॉल्विंग डर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कि वो पानी की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, इससे वो अच्छे तरीके से कपड़ों में से मैल निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 13, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाई ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। ब्लॉटिंग पेपर इंक को किस तरीके से अब्जॉर्व करता है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? नंबर 1 ऑप्शन है विस्कोसिटी ऑफ इंक, बी कैपिलरी एक्शन फिनोमिना, सी डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग, सी साइफन एक्शन। अगर हम इंक को ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रख दें तो वो स्याही को जज़ब कर लेता है, उसके पीछे कौन सा फैक्टर का फरमा है? तो इसका सही जवाब है 13 का कैपिलरी एक्शन फिनोमिना, के ब्लॉटिंग पेपर के अंदर जिस चीज़ से बना होता है उसके फाइबर्स के अंदर कैपिलरीज होती हैं, और वो कैपिलरीज जो हैं उनके अंदर वाटर या इंक एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है, उससे वो इंक को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 14, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। पानी की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या 4 डिग्री केल्विन पे, या 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे? पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे होती है? 0 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 4 डिग्री केल्विन पे, या 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो इसका करेक्ट आंसर है कि पानी की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 है, द थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट propounded बाय ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी गैलीलियो और डी हबल। किसने ये थ्योरी पेश की थी कि हमारी दुनिया एक्सपैंड कर रही है? अभी भी हमारी दुनिया जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ये थ्योरी किसने दी थी? आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, या हबल ने? तो क्वेश्चन 15 का आंसर है कि ये थ्योरी जो है वर्ल्ड की, हमारी यूनिवर्स की, कि वो एक्सपैंड कर रही है, ये हबल ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज। दूध चेक करने के लिए कि यह खालिस है या नहीं है, कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, ए लैक्टोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी मैनोमीटर, डी कोनोमीटर। दूध चेक करने के लिए कि वो खालिस है या नहीं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? तो क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर इज ए लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो दूध की प्योरिटी चेक करता है, इसकी डेंसिटी चेक करता है, और उससे पता चल जाता है कि इसमें प्योरिटी कितने % है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ हाउ मेनी मीटर्स इन द ओशन। समुद्र में सूरज की रोशनी कितनी गहराई तक जा सकती है? ऑप्शन है 80 मीटर, बी 200 मीटर, सी 120 मीटर एंड डी 150 मीटर। समुद्र में सूरज की रोशनी कितनी गहराई तक जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर इज बी 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज। हमारे सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ए वीनस, बी प्लूटो, सी जुपिटर, डी मार्स। हमारे 8 जो हैं वो सैटेलाइट्स हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। प्लूटो जो है वो अब प्लैनेट नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। तो बाकी जो वीनस, जुपिटर और मार्स हैं,
तो इनमें से जो आंसर है हमारा करेक्ट, दैट इज सी, जुपिटर। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। द एटमॉस्फेयर ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ, मून के अंदर जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं और उनकी रेशियो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए हाइड्रोजन 90%, नाइट्रोजन 10%, नाइट्रोजन 80%, हाइड्रोजन 20%, नाइट्रोजन 60% एंड 40% इनर्ट गैसेस एंड 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये तो सिरे से आप निकाल दें, क्योंकि चांद पे ऑक्सीजन नहीं है, तो डी तो इसका जवाब नहीं हो सकता। तो बाकी तीन में से जो ऑप्शन करेक्ट है हमारे लिए वो है नाइट्रोजन 60% है और 14% इनर्ट गैसेस हैं। तो क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूट्रियम डिफर्स फ्रॉम हाइड्रोजन इन हैविंग, ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन में क्या फर्क है? ऑप्शन है हमारे पास ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक वेट, बी डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक वेट, सी सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक वेट, एंड डी नन। तो इसमें सिर्फ फर्क ये देख लें कि हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम जो है ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, और जब आइसोटोप्स हों तो आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन इनका एटॉमिक वेट डिफरेंट है, इसलिए कि उसके अंदर जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो डिफरेंट होगी। तो क्वेश्चन 20 का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 है, इक्वेटर पासेस थ्रू वन ऑफ दीज कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, इटली, जापान या इसमें से किसी में भी नहीं। तो इक्वेटर इनमें से किस में से पास होके जाता है? तो इसका आंसर है कि इक्वेटर इन तीनों मुल्कों में से किसी में से भी नहीं गुजरता, ना सऊदी अरब से गुजरता है, ना इटली से गुजरता है, ना जापान से गुजरता है। तो इक्वेटर इन तीनों मुल्कों में से किसी में से भी नहीं गुजरता। क्वेश्चन नंबर 22 है, द अर्थ्स स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 15 मेजर प्लेट्स ऑफ वेरियस साइज। अर्थ का वो कौन सा स्फीयर है जिसको 15 मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए मेसोस्फीयर, बी स्ट्रेटोस्फीयर, सी लिथोस्फीयर एंड बी बायोस्फीयर। तो इसमें ये 15 बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और हमने 15 जोन्स में तकसीम किया हुआ है दुनिया की ज़मीन को, तो इसलिए ये जो स्फीयर है ये लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर वो स्फीयर है जो हमारी ज़मीन के बारे में डील करता है, ज़मीन और ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं जिनके बारे में डील करता है, इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्वेश्चन 23 है, फास्फोरस इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फास्फोरस इनमें से किसका लाजमी हिस्सा है? अमीनो एसिड्स का, बी न्यूक्लिक एसिड्स का, सी कार्बोहाइड्रेट्स का, डी प्रोटीन्स का। फास्फोरस इनमें से किन मॉलिक्यूल्स का लाजमी हिस्सा है? अमीनो एसिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का या प्रोटीन्स का। तो क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर है कि फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड का इसेंशियल पार्ट है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सबसे पहला साइंसदान कौन था जिसने यह साबित किया कि हमारी जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है? ऑप्शंस हैं ए आर्शिमीदस, बी गलीलियो, सी जॉन केपलर एंड डी हब्बल। तो इसमें से कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहली मर्तबा दरियाफ्त किया कि हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है? तो ऑप्शन इज बी गलीलियो। क्वेश्चन 25 है, एटम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम कितने सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है? ऑप्शन इज 3, R2, R4 और नन ऑफ द अबव। एटम कितने सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है? तो इसका ऑब्वियसली आंसर इज 3, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. Question 26 is the unit to measure the quantity of ozone in atmosphere is. फजा में जो ओजोन है उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, उसका मेजरिंग यूनिट कौन सा है. इसको जौल में मेजर करते हैं, इसको डाल्टन में मेजर करते हैं, इसको कूलम में मेजर करते हैं, या इसको डॉब्सन में मेजर करते हैं. तो हवा में ओजोन को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट या इकाई इस्तेमाल होती है. तो इसका आंसर है कि ओजोन को डॉब्सन में मेजर किया जाता है. तो क्वेश्चन 26 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन 27 इज द सेवेरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन रेक्टर स्केल वाज, कि जो 2005 में जल्जला आया पाकिस्तान में, रेक्टर स्केल के मुताबिक उसकी शिद्दत कितनी थी. 6.9, 7.6, 7.1 या 8.5. तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 7.6. क्वेश्चन 28 इज वैक्यूम ट्यूब हैव बीन रिप्लेस्ड विद. जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो पहले वैक्यूम ट्यूब की मदद से चलते थे, तो वैक्यूम ट्यूब को फिर रिप्लेस कर दिया गया. तो किस चीज से रिप्लेस किया गया. नंबर 1 कंडक्टर्स, नंबर 2 डायोड्स, नंबर 3 ट्रांजिस्टर्स, नंबर 4 नॉन ऑफ दी अबव. इलेक्ट्रॉनिक की अशिया में से वैक्यूम ट्यूब को किस ने रिप्लेस किया. कंडक्टर्स ने, डायोड्स ने, ट्रांजिस्टर्स ने, या इनमें से किसी ने नहीं. तो क्वेश्चन 28 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर्स. तो जो वैक्यूम ट्यूब टेलीविजन थे या रेडियो थे उनको रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स बेस्ड रेडियोस. क्वेश्चन नंबर 29 इज एन एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी that is concerned with the occurrence of disease in human population is immunology, parasitology, epidemiology and bioremediation. तो एरिया माइक्रोबायोलॉजी का जो है वो जो ह्यूमन डिजीज से जो डिजीज से कंसर्न है उसको हम क्या कहते हैं. इम्यूनोलॉजी कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, या बायो रिमेडिएशन कहते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर इज एपिडेमियोलॉजी. तो इसको एपिडेमिक कहते हैं, तो इसलिए इससे एपिडेमियोलॉजी का. क्वेश्चन नंबर 30 इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ टाइप ऑफ ओ प्लस बेबी टू हैव अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ मदर. ये एबीओ जो ग्रुप है हमारा ब्लड ग्रुप है उसकी क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन है कि अगर एक बेबी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो तो उसकी मदर जो है वो इनमें से कौन सा उसका ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता. ए बी नेगेटिव नहीं हो सकता, ओ नेगेटिव नहीं हो सकता, ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता, या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता. तो ये ए बी ओ जो क्रॉस मैचिंग है ब्लड की उसके मुताबिक ओ पॉजिटिव अगर बेबी का ब्लड है तो उसकी माँ का ग्रुप ओ हो सकता है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, वो ए बी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इसका करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 31 है व्हेन अ पेशेंट्स इम्यून सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू अ ड्रग इट इज एन एग्जांपल ऑफ. जब हमारा किसी भी पेशेंट का इम्यून सिस्टम किसी ड्रग को रिएक्ट करना शुरू हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं. ए सुपर इन्फेक्शन, बी ड्रग रेजिस्टेंस, सी एलर्जी, या डी रिएक्शन. अगर किसी मरीज का इम्यून सिस्टम किसी दवाई को रिएक्ट करना शुरू हो जाए तो उसको क्या कहते हैं. सुपर इन्फेक्शन कहते हैं, या ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं, या एलर्जी कहते हैं, या रिएक्शन कहते हैं. तो इसका सही जवाब है कि अगर किसी पेशेंट का मेडिसिन इम्यून सिस्टम किसी खास मेडिसिन को रिएक्ट करना शुरू हो जाए तो उसको हम एलर्जी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जो हेरिडिटी है, जो विरासत है हमारी, जो हमें जीन्स की सूरत में विरासत मिलती है, तो उसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा है. क्रोमोसोम्स, या जीन्स, या न्यूक्लियोटाइड्स, या इनमें से कोई भी नहीं. तो हमारी जेनेटिक चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर जेनेटिकली, तो उसमें उसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा है. तो इसका छोटा यूनिट जीन्स है, इसी को हम जीन्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 इज द अप्रॉक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच कैन कॉज डैमेज टू द ईयर ड्रम इज.
साउंड की वो कौन सी बड़ी से बड़ी इंटेंसिटी का लेवल है जो हमारे कान को जो है वो डैमेज कर सकता है, या इंटेंसिटी साउंड की वो कौन सी इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी की साउंड हो तो वो हमारे ईयर ड्रम्स को जो है वो इफेक्ट कर सकती है या डैमेज कर सकती है। तो क्या वो 20 dB है, या 6 dB है, या 100 dB है, या 160 dB है? तो इसका आंसर इज कि 100 dB। अगर साउंड जो है वो जिसको हम नॉइस भी कह सकते हैं 100 dB तक का है तो वो हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कल्प्रिट इन द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फियर? अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन लेयर है वो किसकी वजह से ज्यादा डैमेज होती है, वो उसको डैमेज करने वाला सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड डी मीथेन। ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी चीज पहुंचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या मीथेन? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी कि ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 35 है द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज द अर्थ्स एटमोस्फियर। हमें आसमान का रंग नीला क्यों नजर आता है? ऑप्शन ए इज स्कैटर्स ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है, बी रिफ्लेक्ट ब्लू लाइट, सी ट्रांसमिट्स ब्लू लाइट, डी हैज एक्चुअल ब्लू कोव। तो हमें आसमान का रंग नीला क्यों नजर आता है? तो इसका जवाब है कि इट स्कैटर्स द ब्लू लाइट, हमारी ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है, इसलिए हमें वो नीला नजर आता है। क्वेश्चन 36 इज व्हाट आर कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर? जो भी मादा है ये किस चीज से बना हुआ है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं? ऑप्शन इज ए मॉलिक्यूल्स, बी प्रोटॉन्स, सी एलिमेंट्स एंड डी एटम्स। व्हाट आर कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर? हमारा जो भी मैटर है, मादा है, वो किस चीज से मिलकर बना है? इसका आंसर इज दुनिया की हर चीज जो है वो एटम से बनी है। तो इसका राइट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 37 है विच आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स? इनमें से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नन ऑफ दीज। तो एक ही इसमें चीज है, जो एटम के अंदर 3 उसके पार्टिकल्स हैं, उनमें से एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो है प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर इज प्रोटॉन। क्वेश्चन 38 इज इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? माइकल फेराडे ने, जेम्स मैक्सवेल ने, यूरी गैगरियन ने और जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? इसका करेक्ट आंसर इज जे थॉमसन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 39 इज हु डेवलप्ड द टेलीग्राफ कोड? जब टेलीग्राफ आया तो उसमें जो टेलीग्राम भेजा जाता था वो कोडेड मैसेजेस में भेजा जाता था। तो क्वेश्चन ये है कि वो कोड किसने बनाया था? आंद्रे एम्पेयर, सैमुअल मॉर्स, जोसेफ हेनरी या जीन फोरियर? टेलीग्राफ कोड किसने बनाया था? टेलीग्राम भेजने के लिए जो कोडेड मैसेज है वो किसने बनाया था, उसके कोड्स किसने डेवलप किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर इज कि सैमुअल मॉर्स ने ये कोड डेवलप किए थे। क्वेश्चन 40 इज हाउ मेनी बोन्स आर इन आवर बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स हैं? ऑप्शन है 102, 306, 206 और 204। इसी सवाल है कि इसका आंसर इज क्वेश्चन 40 का ऑप्शन इज सी 206। क्वेश्चन 41 है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड किस चीज में से नहीं गुजर सकती? ए सॉलिड में से, बी लिक्विड में से, सी गैसेस में से या डी वैक्यूम में से? जो साउंड की वेव्स हैं वो किस चीज में से नहीं गुजर सकती? सॉलिड में से नहीं गुजर सकती, या लिक्विड में से नहीं गुजर सकती, या गैसेस में से नहीं गुजर सकती, या वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती? तो इनमें से किस चीज से नहीं गुजर सकती? तो एक करेक्ट आंसर है कि साउंड वेव्स जो हैं ये वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। क्वेश्चन 42 इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, मेंटल,
कोर या नॉन ऑफ दीज। जमीन का सबसे इनर मोस्ट पोर्शन जो है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रस्ट कहते हैं, या मेंटल कहते हैं, या कोर कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर इज कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 43 है, द ओजोन लेयर इज एट हाइट ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ओजोन लेयर है ये हमारी जमीन से कितना ऊपर है, ऊंचाई पे है? ऑप्शन है 10 से 20 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर, या 40 से 50 किलोमीटर। ओजोन लेयर हमारी ज़मीन से कितनी दूरी पे है? 10 से 20 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर, या 40 से 50 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि ओजोन लेयर हमारी ज़मीन से 20 से 30 किलोमीटर दूर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है। क्वेश्चन 44 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव द लॉन्गेस्ट डे? किस प्लैनेट पे दिन सबसे लंबा है? जुपिटर पे, मरकरी पे, अर्थ पे, या वीनस पे? तो दिन सबसे लंबा किस प्लैनेट के ऊपर है? तो इसका करेक्ट आंसर इज वीनस, कि वीनस के ऊपर दिन की लंबाई सबसे ज्यादा है, सबसे लंबा दिन जो है वो वीनस पे है। क्वेश्चन 45 इज, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड। कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? जूलॉजी, या इकोलॉजी, या जीनोमिक, या ऑन्कोलॉजी? तो कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर इज कि कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसकी स्टडी को, इसकी ट्रीटमेंट को, इसकी रिसर्च को ये ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 46 इज, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इट इज उल्ना, इट इज टिबिया, इट इज फेमर, इट इज ह्यूमरस? करेक्ट आंसर इज ये सबसे लंबी हड्डी, दैट इज फेमर। क्वेश्चन 47 इज, द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ये सबसे छोटी कौन सी है? इज इट स्टेप्स, बी इज टिबिया, सी इज फेमर, डी इज ह्यूमरस? तो इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर इज दैट इज बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज टिबिया। क्वेश्चन 48 इज, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ये जो हम कोलास पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या हेलोजन? तो जो हम सोडे की बोतलें पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें, या कोला ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या हेलोजन? तो इसका आंसर इज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 49 इज, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी द गैस यूज्ड इज। बनास्पति घी या डालडा वगैरह इस तरह के जो घी हैं उनको बनाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? उसमें ऑप्शंस हैं हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। बनास्पति घी बनाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो इसका सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। देसी बनास्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 50, द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज। जो लाफिंग गैस है इसका केमिकल फार्मूला क्या है, या केमिकल नेम इसका क्या है? ऑप्शन इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड? लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड? इसका करेक्ट आंसर इज जो लाफिंग गैस है उसका केमिकल नेम जो है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका आज का जनरल साइंस का क्विज, और इसमें 50 क्वेश्चन से आपने, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कर लिए होंगे। ये आपकी की है, इस की मदद से आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से ठीक है। ये एक आसान टेस्ट था और इसमें आपका स्कोर लाजमी तौर पर 40 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप चेक करें और फिर आप मेरे इनबॉक्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें कि आपका स्कोर कितना रहा। ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हम मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर करेंगे। उस वक्त तक के लिए
थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज।